जी ने आपको बतलाया है कि किस तरह से जिला विधिक सेवा प्राधिकार काम करती है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ये देश है, इस देश में 3 प्रणाली से हमारे देश का अच्छा से संविधान चलता है, हमारा समाज चलता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलती है। ये जो व्यवस्था हमारी है, इस व्यवस्था में 3 आधार स्तंभ, नंबर 1 है विधायिका, नंबर 2 है न्यायपालिका और नंबर 3 है कार्यपालिका। ये तीनों मिलकर के राष्ट्र उपयोगी कार्यों को आयाम देती है। तो कहीं न कहीं से न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका, न्यायपालिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि जगह जगह पे विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाए और उसी के श्रृंखला में पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम होता है कि वह लीगल एवेडेंस में, ऐसा नहीं है कि आप केवल समस्तीपुर में ही देख रहे हैं। मैं देख रहा था जब अमित जी पूछ रहे थे आपसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार को कितने लोग जानते हैं, और कम लोगों ने हाथ खड़ा किया। कुछ लोगों ने ये कहा कि समस्तीपुर में है, कोर्ट में है। आप जानकारी के लिए जान लीजिए, पूरे देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था का एक प्रमुख अंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, पूरे देश के अंदर हर एक जिला। अब सवाल ये है कि मैंने आपको बताया देश के प्रणाली के बारे में। तो विधायिका क्या करती है देश में? विधायिका कानून को बनाती है, न्यायपालिका उसको कानून देती है और कार्यपालिका उसका संचालन करती है। तो ये हमारी जो है ये देश की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ठीक है। आप जान लीजिए कि हमारे देश का जो संविधान है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण संविधान, पूरे विश्व के अंदर में ऐसा संविधान नहीं है। यहाँ 354 देश के अंदर में हमारे कानून में धाराएं 511 अनुच्छेद जो विश्व के दूसरे देश में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो संविधान बना है भारत का, वो संविधान की बातें जो वो विश्व के दूसरे देशों से भी ली गई है। अफ्रीका से ली गई है, सोवियत रूस से ली गई है, जर्मनी से ली गई है, सारे विश्व के दूसरे देशों से लेकर के एक बहुत अच्छा संविधान बनाया गया। लेकिन क्या है कि हमको संविधान की जानकारी नहीं हो पाती। जानकारी इसलिए नहीं हो पाती है कि हमारा जब जन्म होता है, जन्म के बाद जब हम तरुणावस्था में आते हैं, तरुणावस्था के बाद युवावस्था में आते हैं, युवावस्था के बाद पौधावस्था में आते हैं, पौधावस्था के बाद वृद्धावस्था में। तो इन सारी अवस्थाओं में जो हमारी क्रियाकलाप होती है, उस क्रियाकलाप में सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्यान रहता है, वो ध्यान इस बात पे रहता है कि कैसे हमारा जीवन चले, कैसे हम धनोपार्जन कर सके, कैसे हम अपने व्यक्तिगत जिंदगी को जी सके। उस तरफ हमारा ध्यान वहीं पर केंद्रित रह जाता है और वहाँ पर केंद्रित रहने के बाद हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, हमारा जो राज्य है, उन सारी बातों को, उसके अंदर होने वाली घटनाओं को हम कहीं न कहीं से ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि हमको लगता है कि इन सब चीज़ों से हमारा वास्ता क्या है। लेकिन आप जान लीजिए, ये आपका दायित्व है कि जिस देश में आपने जन्म लिया, उस देश के अंदर में कानूनी व्यवस्था क्या है, उस देश के अंदर में विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है। इस देश के आम नागरिक होने के नाते आपका ये दायित्व है कि आप इन सारी चीज़ों पर अपनी निगाह रखें और जहाँ भी आवश्यकता हो उसका आप लाभ लें। तो इसलिए ये शिविर गांव-गांव में लगाया जाता है कि लोग कानून तक पहुँचे। अब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें अभी ये 2 विषय पर आज का ये जागरूकता शिविर है। एक है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना। ये अधिनियम लागू इसलिए हुआ कि बहुत सारी जो देश के
अंदर में, समाज के अंदर में भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जाए। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है और उस परीक्षा में क्या होता है कि जो ज़्यादा अंक वाले लोग हैं उनका चुनाव नहीं हो पाता है और जो कम अंक लाते हैं उनका कहीं न कहीं से फेल हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जब आपको ये महसूस हो कि हम 100 आदमी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे या 1 लाख आदमी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, तो हमसे जो कम प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति था उसका चयन हो गया और हमारा नहीं हुआ, तो वैसे परिस्थिति में जानकारी लेने के लिए आप सूचना के अधिकार से ये मांग कर सकते हैं कि ये जो हमारी परीक्षा हुई है उस परीक्षा के अंक पत्र का कॉपी हमको उपलब्ध कराना। तो इससे क्या होगा कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपका कितना है और अगला शॉर्ट कर लेते ये राशि का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि 10 रुपये का एक सूचना के अधिकार का फॉर्मेट खरीदेंगे और खरीदने के बाद उसको भर के पोस्टर और की जो उसमें परंपरा है वो लगा करके आप मांग सकते हैं कि फलाने समाज के ग्राम के लिए, फलाने शहर के लिए ये योजनाएं थी और इस योजना में काम हुआ, इसमें कितनी राशि खर्च हुई, वो आपको जवाब देगा। तो ये सूचना का अधिकार बड़ा एक हथियार है। आप देखते होइएगा कि हड़कंप मर जाता है जब किसी पदाधिकारी को सूचना के अधिकार के तहत नोटिस मिलता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि जो सूचना का अधिकार मांगने वाला व्यक्ति है उससे संपर्क साधने का प्रयास करता है कि भाई किसी तरह इसको हम मामले को निपटा दें अगर वहाँ पे थोड़ी भी गड़बड़ी रहती है। तो ये समाज में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 2005 में ये अधिनियम आया। उसके बाद से लगातार कई उपलब्धियां सूचना के अधिकार से हुई है। कई सारी जो गलत बहालियां हैं वो बहालियां रद्द हुई है। कई जगह जहां पे सिर्फ कागज पे काम हुए हैं वो जेल भी गए हैं सूचना के अधिकार के मामले के कारण। तो ये बड़ा एक अमोल हथियार है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। दूसरा जो विषय है वो विषय है असंगठित मजदूर और संगठित मजदूर। अमित जी ने हल्की चर्चा उस पर की है। आप जान लीजिए कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर भूमिका है तो किसान और मजदूरों की भूमिका है। वो इस देश के नींव है। आप जानते हैं कि हमारा देश भारत किसान कृषि प्रधान देश है। तो किसान फल उपजाते हैं, किसान अनाज उपजाते हैं और वो जो उपज होती है उस उपज को काजरूप कौन देते हैं, वो शुरू कहाँ से होती है, वो काम मजदूर करता है। तो मजदूर और किसान की बहुत बड़ी भूमिका है देश में और वो ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो मजदूरों के बीच में जो संगठित मजदूर हैं उनका जगह जगह पर यूनियन बना हुआ है, ट्रेड यूनियन बना हुआ है उनका। बहुत सारा ट्रेड यूनियन है, हम नाम उतना नहीं लेना चाहेंगे। बहुत हिंद मजदूर सभा है, केटक है, बहुत सारा विभिन्न पार्टियों के द्वारा वो संबोधित। उसकी प्रशिक्षण भी का भी एक संस्थान है जो विवि की प्रशिक्षण संस्थान है जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। वहाँ ज़्यादातर जो मजदूर यूनियन के ट्रेड यूनियन के लोग हैं उन्हीं को प्रशिक्षण दिया जाता है और विभिन्न सारे मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राष्ट्र में प्रशिक्षण देने की भी उनकी व्यवस्था है। उनके क्या अधिकार हैं, उनको क्या कानूनी अधिकार मिला हुआ है, ये कहने का सेंस ये है कि जैसे कोई मजदूर है वो काम कर रहा है, काम करने में उसका हाथ कर जाता है, तो हाथ करने के बाद उसको कानूनी अधिकार मिला हुआ है कि जो मिल प्रबंधन है वो कितना उसको मुआवजा देगा, कितना उसको आश्रितों को नौकरी देगा। तो ये सारा उसके एग्रीमेंट में रहता है। उसको अगर वो नहीं मानता है तो हम कानून के पास जाएंगे, कानून हमको ये आदेश देगा, कोर्ट से उसको लेटर मिलेगा और मिल मालिक को ये बात माननी पड़ेगी। तो ये मुख्य 2 बिंदु हैं। अजय जी विस्तार से बताएंगे, इसके लिए आज वो अधिकृत है, तो बस इतनी ही बात कहेंगे आपसे कि छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं वो बड़ी घटना को जन्म देती है। आज का हमारा इतिहास रहा है सिंधु घाटी के सभ्यता से लेकर के और हड़प्पा संस्कृति के उदय तक
पूरे विश्व के अंदर में जितनी भी क्रांतियाँ हुई, वो क्रांतियाँ बड़ी बात से नहीं हुई, लंबे भाषण से नहीं हुई, वो क्रांतियाँ हुई छोटे छोटे बातों से। जेम्स वाट का नाम आपने सुना होगा। जेम्स वाट बड़ा छोटी चीज़ देखा कि भाई घर में खाना बन रहा है और खाना बनने के दौरान जो है वो ढक्कन ऊपर से नीचे चावल का हो रहा है। वो 3-4 दिन 10 दिन तक उसको देखते रहा। उसके दिमाग में ये बात आई कि जब ये भाप से ढक्कन ऊपर से नीचे हो रहा है तो इससे कोई गाड़ी क्यों नहीं चलेगी। तो उसने रेल इंजन का आविष्कार कर दिया। जब से मानव में चेतना आई, सभ्यता विकसित हुई, हर लोग देखता था कि पेड़ से फल नीचे गिरता है, लेकिन न्यूटन ने जब उस पर चिंतन किया, उसके मन में ये बात आई कि आखिर पेड़ से ये फल जो गिर रहा है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो क्या हुआ कि वो गति का नियम बना दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो जितनी भी घटनाएं विश्व के अंदर में हुई, चाहे वो रशिया का क्रांति हुआ हो, चाहे वो जर्मनी के एकीकरण का सवाल हो, चाहे वो अफ्रीका के नेशन मंडेला का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन, चाहे हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, जितना भी आंदोलन हुआ, जितना भी बदलाव हुआ, उसमें बड़ा छोटा भूमिका काम किया। अब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से आ रहे थे यहाँ वकालत करने के लिए। अफ्रीका में वकालत उनकी नहीं करी, जोहान्सबर्ग में पढ़ते थे। वहाँ से जब लौट रहे थे तो लौटने के बाद जब ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे तो अंग्रेज ने कहा कि यू ब्लडी फुल इंडियन, दिस बॉगी इज नॉट अलॉटेड फॉर यू। और गांधी जी के मन में ये भावना हुई, धक्का भी दे दिया, तो उनके मन में ये भावना आई कि जिस देश में हम वकालत करने जा रहे हैं वो तो देशी मेरा नहीं है, अब हम वकालत नहीं करेंगे, पहले हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। बात बड़ी छोटी थी, धक्का देने वाली बात, लेकिन वो धक्का देने की बात महात्मा गांधी को राष्ट्र। तो ये क्या है, मेरे कहने का ये मतलब ये है कि छोटी छोटी बातें आप देखिए। जितने भी नारे थे आज़ादी के दिनों में, बड़ा छोटा नारा था, करो या मरो, 2 पंक्ति का नारा था, ज़्यादा भाषण नहीं था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बड़ा छोटा, छोटी छोटी बातें लोग को ज़्यादा प्रभावित करती। ये कि आप जो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, सोलर ऊर्जा का प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये प्रशिक्षण भी हो सकता है कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना बन जाए। इस प्रशिक्षण से हो ना हो कहीं आप एक अच्छे सोलर ऊर्जा के निर्माण कर्ता बन जाए। कहीं सरकार की ऐसी वैकेंसी निकले जिस वैकेंसी में कहीं बहाली निकले, आपका सर्टिफिकेट उसमें जाए, आपका अच्छे पद पर चयन हो जाए। तो सारे लोग जितने भी यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी हैं वो प्रशिक्षण को सही ढंग से लीजिए। हमारी सबसे बड़ी क्या है, हमारे देश की जो मानसिकता है, मैं आपको बताऊं कि जापान के अंदर में यदि 9.2 पॉइंट से भूकंप आता है तो जापान को कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन भारत के अंदर में अगर 4.8 की तीव्रता से भूकंप आता है तो यहाँ करोड़ों की क्षति हो जाती है। इसका क्या कारण है, कभी आपने इस पर चिंतन किया है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यह है कि जापान में आपदा के पूर्व तैयारी रहती है और हमारे देश में क्या है कि आपदा के बाद हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। तो हमारा ये स्थिति है, उस स्थिति से हम लोग को उबरना है। मैं बहुत सारे प्रशिक्षण में जाता हूँ, कई सारे बड़े बड़े प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंचायती राज विभाग का भी प्रशिक्षक रहा हूँ, नेहरू युवा केंद्र का भी राष्ट्रीय रहा हूँ, जहाँ की पूरे देश के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जगह जगह जाना पड़ता था। तो मैं देखता हूँ कि युवा क्या करते हैं कि वो अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में ये भावना रहती है कि ऐसा प्रशिक्षण तो होते रहता है, बहुत कितना प्रशिक्षण आया गया, तो वहाँ पे वो नकारात्मक सोच होती है। लेकिन आपको हम बताएं कि जो ये बातें होती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं और भी वक्ता हैं वो बोलेंगे, तो बोलने के बाद बहुत सारी बातों को जब आप सुनिएगा, जब आप उस पर चिंतन कीजिएगा, तो लगेगा कि नहीं ये बातें सामने उभर के आई है, तो इस बात का हमको अनुसरण करना चाहिए।
लेकिन अगर आप नहीं सुनिएगा बात को, आपका ध्यान ये रहेगा कि नहीं अब जो है सो भोजन का समय होने वाला है, अब छुट्टी का समय होने वाला है, तो क्या होता है बहुत लोग का कि बैठे रहते हैं यहाँ पे और उनका ध्यान रहता है बाहर, शरीर यहाँ रहता है और मन कहीं बाहर रहता है, मोबाइल पर मैसेज करना है, मोबाइल पर बात करना है। तो वो लोग क्या होते हैं कि किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। और किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होने के लिए एकाग्रचित्ता की जरूरत है। तो आप सारे लोग प्रशिक्षण भी ठीक ढंग से लेंगे। आज हमारे दो अधिवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, अजय जी हैं, सुधीर कुमार गद्दू जी हैं, अभी ये भी बड़ा ऊर्जावान अधिवक्ता हैं, ताली तो इनके लिए एक बार होनी चाहिए। ये सारे लोग भी आपको बतलाएंगे। मैं अंतिम बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमारे विश्व में रोम की सभ्यता सुंदरता के लिए जानी जाती है, चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता समता के लिए जानी जाती है। पूरे विश्व की एकमात्र सभ्यता और संस्कृति भारत की है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है पूरे विश्व के अंदर। और पत्थर की मूर्त वंदनीय इसलिए नहीं होती है कि उसमें देवता का वास होता है, वो वंदनीय इसलिए होती है कि उसने तरासे जाने की वेदना को सहा है। और आप आज जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो आप निखर रहे हैं, आप में एक अच्छा ज्ञान आ रहा है। हमको नहीं पता है कि सौर ऊर्जा क्या है, क्योंकि मैंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो हमको पता नहीं है। मैंने जिस विषय पर प्रशिक्षण लिया है उसकी हमको जानकारी है। मैं अगर कानून की पढ़ाई किया हूँ तो हमको कानून की जानकारी है। मैं अगर पत्रकारिता का कोर्स किया हूँ तो हमको पत्रकारिता की जानकारी। क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है। इतिहास पढ़ाए जाने का एकमात्र कारण यही है कि आपको भविष्य काल से वर्तमान काल में सीख लेनी, जो हमारा भूतकाल है जो बीत गया, हमारा भविष्य क्या है और हमारा ये वर्तमान क्या है, तो ये सीख लेने की आवश्यकता है। चलिए, और भी वक्ता हैं और आपको बोलेंगे, मैं बहुत समय ज़्यादा ले लिया। अंत में ये पंक्ति कहते हुए इस पंक्ति को मकसद हो कि सूरत बदलनी चाहिए, हो गई हो पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। गंभीरता से हमारी बात को सुना है, इसके लिए बहुत बहुत कम समय में और ज़्यादा चीज़ें आपने